हेलो। आज की अपनी इस वीडियो में हम जो है जर्नलाइज करेंगे कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। बेसिकली जर्नल क्या होता है, क्या उसका फॉर्मेट होता है, और कुछ सिंपल सी एंट्रीज हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। तो आज और कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो देख लेते हैं किस तरह से उनको जर्नल में जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अमर। अमर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने जो है वो जनरल एंट्रीज करनी है, और ये कुछ ट्रांजैक्शंस हमें दी हुई हैं, और ए वन बाय वन जो हम शुरू कर लेते हैं कैसे जो है इनको जर्नल में हम एंटर करेंगे। तो 3 मई 2021 को जो है वो हमारे पास दिया गया है, पेड ₹980 टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹1000। यानी कि क्या है कि आपने जो है वो 1000 रुपये की जगह 980 जो है वो आपने उसको पे किए हैं एक्स को इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹1000 की। आपने 1000 रुपये देने थे उसे, बट 1000 रुपये की जगह आपने जो है वो कितने दिए उसको, 980 दिए, और आपने जो है उसका अकाउंट सेटल कर लिया। 1000 रुपये की जगह 1000 रुपये की जगह अगर आपने जो है वो 980 रुपये दे के जो है वो अपना अकाउंट सेटल कर लिया है, तो दैट मीन्स कि आपका 20 रुपये का जो है वो प्रॉफिट हो गया, 20 रुपये का आपने डिस्काउंट कमा लिया है। 20 रुपये का जो है वो आपको डिस्काउंट मिला है। और क्योंकि 1000 में से 980 माइनस अगर आप करेंगे तो यहाँ पे पता चल रहा है साफ साफ कि 20 रुपये जो है वो आपको फ़ायदा हो गया कि 1000 रुपये की जगह आपने 980 दे के अपना हिसाब किताब जो है वो निपटा लिया। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने 1000 रुपये देने हैं, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं 980 दे दो, आपका हिसाब किताब क्लियर है। अब आपने 20 रुपये जो बैलेंस है वो नहीं देने, वो खत्म हो गया आपका, तो 20 रुपये दैट इज़ नोन एज डिस्काउंट, कि वो डिस्काउंट हमें मिल गया। और अब हमने वो है 1000 की जगह 980 अगर पे करने पड़े हैं, तो क्या है कि 20 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट हुआ ना, मतलब हमारे को जो है वो फ़ायदा हुआ 20 रुपीज़ का, कि अगर हमें 1000 की जगह 980 पे करने पड़े हैं। जितने पे करने थे उससे कम पे हमने किए हैं, तो हमें मतलब फ़ायदा हुआ है। और उस फ़ायदे का जो नाम है दैट इज़ डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम होगी। इनकम को हम करेंगे, क्या करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको मैंने बताया था कि आपने जब भी इसे जर्नल एंट्री करनी है तो उसमें से देखना है कि कितनी ट्रांजैक्शंस, उस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, उनको आप लिखेंगे, और उसके बाद जो है वो जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो जो पिछली वीडियोज़ थी हमने उसमें जो है वो एक अकाउंट डेबिट किया था, एक अकाउंट क्रेडिट किया था। सिंपल ट्रांजेक्शन हमने वहाँ पर की थी। तो इसमें जो है वो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिसमें आप जो है वो एक से ज़्यादा अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट करेंगे, और इस तरह की एंट्रीज़ को हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज़। क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्रीज, जिसमें आप जो है वो एक से ज़्यादा अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। जनरली जैसे हमने पहले वाली वीडियोस थी उसमें एक अकाउंट डेबिट किया था, एक क्रेडिट किया था। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कि आपने जो है वो फर्नीचर बेच दिया और कैश आपके पास आ गया, तो आपने जो है वो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर की एंट्री कर दी, एक अकाउंट डेबिट किया, एक अकाउंट क्रेडिट किया। बट यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी भी होंगी जिसमें आपको एक से ज़्यादा अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे उस तरह की एंट्रीज होती है उनको बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज। तो यहाँ पे 1000 रुपये की जगह 980 रुपीज़ पे किए हैं हमने, तो यानी कि 20 रुपीज़ जो है वो हमें प्रॉफिट हो गया है, मतलब फ़ायदा हुआ है। और वो फ़ायदे का जो नाम है हम कहेंगे कि डिस्काउंट मिल गया। 1000 की जगह अगर 980 रुपये दे के हमने जो है वो अपना हिसाब किताब चुकता कर लिया, दैट मीन्स कि 20 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो गया। तो मिस्टर एक्स के खाते को कितने की सेटलमेंट करी है हमने, 1000 रुपीज़ की उसकी सेटलमेंट कर दी है। 980 रुपीज़ उसको कैश में पे किए हैं, 20 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिल गया। तो आप नोटबुक पेन लेके बैठे हैं, तो 3 अकाउंट्स जो है यहाँ पे आपके आ रहे हैं। एक आपका मिस्टर एक्स का जिसको वो पेमेंट मिली है, दूसरा है कैश जो आपने पे किया है, तीसरा है डिस्काउंट जो आपको मिला। तो जो अमाउंट जो सेटलमेंट की गई है इसमें प्राप्तकर्ता कौन है, डेबिट द रिसीवर। एक्स जो है वो पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर की इसको मिला है। कितनी अमाउंट मिली है, इसका अकाउंट जो हमने सेटल किया है वो 1000 रुपीज़ का सेटल किया है, तो इसके अकाउंट में जो है 1000 रुपीज़ हमने जो है उसके अकाउंट की सेटलमेंट कर देनी है। अब हमारे पास से क्या क्या गया है, हमने 980 रुपीज़ पे किए हैं इसको, तो 980 रुपीज़ कैश हम इसको पे कर रहे हैं। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। और तीसरा जो आपको बताया मैंने डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट हमें मिल रहा है, डिस्काउंट हमारा जो है वो प्रॉफिट है, इनकम हो रही है यहाँ पे, तो उसको हम करेंगे क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट का रूल उस पर अप्लाई होगा। तो 3 अकाउंट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए, और तीनों को जो है हमने पता लगा लिया कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो इस एंट्री को अगर हम पास करेंगे अपने जर्नल बुक में, तो क्या एंट्री होगी, डेट हमने लिख दी है जो भी 3 मई 2021 की डेट दी हुई है इसमें। तो एक्स अकाउंट डेबिट द रिसीवर, एक्स का अकाउंट डेबिट कर दिया। एक्स अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से, 1000 रुपीज़ का उसका हिसाब किताब चुकता किया है, तो 1000 रुपीज़ जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसको कैश कितना दिया,
टू कैश अकाउंट 980 रुपीज़ आपने पे किए। तो जैसे आपको पता है कि जनरल में जब आप एंट्री पास कर रहे हैं तो टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट शुड बी सेम। ये पता है ना आपको कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम होना चाहिए। तो आपने अगर 1000 रुपये की जगह 980 पे किए हैं तो 20 रुपये जो है बैलेंस रह गए थे। तो 20 रुपये जो बैलेंस है, जैसे मैंने भी बताया था आपको कि दैट इज़ योर इनकम की, वो आपका प्रॉफिट है। और उस प्रॉफिट का जो नाम है दैट इज़ डिस्काउंट रिसीव्ड। कि 1000 की जगह अगर 980 रुपये देके हमारा काम चल गया तो 20 रुपीज़ हमें जो है वो डिस्काउंट मिला है। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज़ अवर इनकम। एंड इनकम को जो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसको हमने किया टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और 20 रुपीज़ जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब 980 प्लस 20 दैट इज़ ऑल्सो 1000। एंड इस जो डेबिट हमने किया है वो भी टोटल अमाउंट जो है वो 1000 की है। 1000 एंड 1000 जो है वो इक्वल हो गया। दैट मीन्स कि हमारी एंट्री जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो इसको हमने एंट्री को क्यों पास किया है, दैट इट इज़ पास फॉर, जैसे मैंने बताया था कि आप फॉर से भी शुरू कर सकते हैं तो फॉर भी लिख सकते हैं, और बीइंग से भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें आज मैंने लिखा है तो इसमें कुछ फॉर से शुरू किए। तो फॉर रुपीज़ 980 पेड टू मिस्टर एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज़ 1000 एंड डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज़ रिसीव्ड। कि 20 रुपये का डिस्काउंट मिला है और 1000 की जगह 980 पे करके हमने उसका अकाउंट जो है वो सेटल कर लिया। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें एक अकाउंट को डेबिट किया गया है और 2 अकाउंट्स को क्रेडिट किया गया है। और इस तरह की एंट्री को हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, जब एक से ज़्यादा अकाउंट को या तो डेबिट किया गया है या क्रेडिट किया गया है। तो इसकी एंट्री जो है वो अब हमारी कंप्लीट हो गई है। डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाला एक्स था, पे किया था उसको कैश और साथ में हमें डिस्काउंट मिला था, डिस्काउंट इनकम होगी। कैश जो है वो रियल अकाउंट है, एसेट है और वो हमारे पास से जारी है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। तो आपने नोटबुक पेन में साथ साथ जो है वो ट्रांजेक्शन लिखनी है, पढ़नी है। ट्रांजेक्शन के बाद आपने अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, फिर उसमें से देखना है कि आपने किसको डेबिट और क्रेडिट करना है। ठीक है, देन सेकेंड ट्रांजेक्शन के ऊपर चलते हैं। Received cash rupees 2000 and a check of rupees 12,000 from Y in full settlement of his account of 14,100। अब यहाँ पे आपने पैसा रिसीव किया, क्या किया है आपने जो है वो 2000 रुपये आपने क्या किए हैं, कैश रिसीव किया है। 12,000 रुपये जो है वो आपने चेक से रिसीव किए हैं वाई से, और उसका अकाउंट जो है वो 14,100 का सेटल कर दिया। आपको मिला है कितने, 2000 प्लस 12,000, टोटल मिले आपको 14,000। और अकाउंट में कितने बैलेंस है उसके, 14,100। तो 14,100 में अगर आपको जो है वो 14,000 मिले हैं, दैट मीन्स कि आपने जो है वो 100 रुपीज़ का डिस्काउंट उसको दिया है। बैलेंस बराबर नहीं हो रहा ना, कि आपका जो बैलेंस उससे लेना था आपने, वो आपने लेना था 14,100, बट उसने आपको दिया 2,000 रुपीज़ कैश दे दिए, 12,000 का आपको चेक दे दिए, तो टोटल उसने मिला के आपको 14,000 पे कर दिए। अब 14,000 पे किए, मिलने आपको चाहिए थे 14,100, दैट मीन्स कि 100 जो है आपने उसको डिस्काउंट दिया है। और इस तरह से अगर हमने जो है वो 14,100 की जगह सिर्फ 14,000 रिसीव किए तो वो 100 जो है वो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, हमारा नुकसान हो गया। तो हमारा जो नुकसान हो गया, उस नुकसान का क्या नाम है, डिस्काउंट। क्या नाम है उसका, डिस्काउंट के नाम से हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो कौन कौन से अकाउंट्स हो गए यहाँ पे आपके, एक तो कैश का अकाउंट हो गया, लिख लें आप नोटबुक में। दूसरा चेक का जो है वो आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे, चेक आपको मिलेगा तो आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे। अगर आप किसी को चेक इशू करेंगे तो आपका बैंक उसको पेमेंट करेगा। तो चेक वाले अकाउंट के लिए आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा। वाई का अकाउंट है जिसको आपने सेटल किया है, और एक अकाउंट जो आपका बच गया 100 रुपीज़ जो बैलेंस है, दैट इज डिस्काउंट। और इस डिस्काउंट को हम डिस्काउंट भी लिख सकते हैं या डिस्काउंट अलाउड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डिस्काउंट या फिर डिस्काउंट अलाउड। और जो इनकम वाला हमारा डिस्काउंट है उसको हम नॉर्मली डिस्काउंट रिसीव्ड स्पेशली मेंशन करते हैं कि डिस्काउंट रिसीव किया। अदरवाइज सिंपल डिस्काउंट लिखते हैं तो ज़्यादातर उसका ये मीनिंग लिया जाता है कि हमने डिस्काउंट किसी को दिया है। एंड डिस्काउंट अलाउड का मतलब भी यही है कि हमने किसी को डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास कौन कौन से अकाउंट्स हो गए, कैश का हो गया, बैंक का हो गया, वाई का हो गया एंड डिस्काउंट अलाउड का हो गया। तो अब हमने जो है वो पेमेंट रिसीव की है। तो पेमेंट रिसीव करने से क्या है कि आपका कितने का कैश मिला आपको, कैश को आप क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि कैश जो है वो रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट को डेबिट करना है। दूसरा अकाउंट कौन सा बताया आपको, बैंक का। तो बैंक जो है, बैंक को 12,000 रिसीव हो जाएंगे। बैंक पर्सनल अकाउंट है तो बैंक को अमाउंट रिसीव हो रही है 12,000 की, तो बैंक को जो है डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट, तो बैंक रिसीव कर रहा है 12,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया आपका। और वाई क्या है, वाई कौन है, वाई ने पेमेंट दी है, हमने जो है वो पेमेंट रिसीव की है वाई से, दैट मीन्स कि वाई ने पैसा दिया है। तो वाई ने पैसा दिया है तो वाई इज़ द
गिवर, वाई कौन है, देने वाला है, और पर्सनल अकाउंट है क्योंकि नाम है किसी का, इंडिविजुअल है, और तो इंडिविजुअल के लिए कौन सा रूल है पर्सनल अकाउंट के लिए हमारे पास, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो वाई जो है वो देने वाला है, दैट मीन्स कि वाई को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और एक जो 100 रुपीज़ जो बैलेंस है वो क्या है, डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या लो, तो एक्सपेंस है या खर्चा है या लॉस है, तो वो 100 रुपीज़ जो हम क्या करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो वो एक्सपेंस है लॉस है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अब इसकी एंट्री हम पास कर लेते हैं। आपने लिख लिया होगा नोटबुक में क्या क्या एंट्री, क्या क्या अकाउंट्स हमारे पास आने हैं और किसको हमने डेबिट और क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले कैश अकाउंट, डेबिट 2000 रुपीज़ जो हमें कैश में मिले थे, तो 2000 रुपीज़ हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज़। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को पैसा रिसीव हो रहा है 12,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ चेक, जो आपके पास चेक था वो आपने बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक को पैसा मिल रहा है, बैंक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक को आपने जो है वो डेबिट कर दिया 12,000 रुपीज़। देन डिस्काउंट जो आपका मतलब खर्चा था, नुकसान था, जो लॉस था, वो आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लिख सकते हैं, या डिस्काउंट अलाउड भी आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड से स्पेसिफिकली होता है कि हमने किसी को डिस्काउंट दिया है, और जनरली जो है वो डिस्काउंट का मतलब भी हम यही मान के चलते हैं कि हमने किसी को डिस्काउंट दिया है। बट अगर हमें डिस्काउंट मिला होता है, इनकम के तौर पे होता है, तो हम उसमें जो है वो साथ में जरूर मेंशन करते हैं, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। एंड ये आपके डेबिट साइड्स के हो गए, और इसके बाद जो है वो कौन बचा है आपके पास, ये आपने ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं करना है कि कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, फिर बैंक अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, वो गलत हो जाएगा आपका। आपने क्या करना है, पहले सारे डेबिट अकाउंट्स लिखने, इसीलिए मैंने बताया कि आप नोटबुक पेन ले लें और उसमें जो है वो सभी अकाउंट्स मेंशन कर लें, देख लें किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, और फिर जो है वो पहले आप डेबिट अकाउंट्स जितने भी हैं 1 2 3 4 5 7 8 जितने भी हैं, सभी अकाउंट्स जो डेबिट होने वाले हैं सबके नाम आप पहले लिखेंगे, उसके बाद आप शुरू करेंगे क्रेडिट वाला अकाउंट। क्रेडिट वाले अकाउंट को सबसे लास्ट में जो है वो लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे भी लिखा तो क्रेडिट वाले अकाउंट तो बाद में लिखे, पहले डेबिट वाले अकाउंट कंप्लीट किए जाएंगे। तो कैश, बैंक, डिस्काउंट, तो उनको डेबिट कर दिया, कैश 2000 था, बैंक अकाउंट से 12,000 का चेक मिला था, डिस्काउंट हमने 100 रुपीज़ का अलाउ किया था, और पेमेंट किससे मिली थी, वाई से मिली थी, तो वाई जो है गिवर है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल, तो क्रेडिट द गिवर देने वाला कौन है, टू वाई, तो इसको वाई अकाउंट भी लिख सकते हैं आप, टू वाई अकाउंट, और वाई से जो है वो कितने की सेटलमेंट हुई है, टोटल 14,100 रुपीज़ जो है उसके कंप्लीट सेटलमेंट की गई है, ये 14,100, और अगर आप इसका आप टोटल करेंगे तो 2,000 प्लस 12,000 14,000 प्लस 100 14,100 हो गया, और इसका टोटल भी 14,100। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो आपके टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ क्रेडिट, ये दोनों जो है वो टोटल सेम आने चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं 7 मई 2021 को। नरेशन हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर सेटलमेंट ऑफ वाई अकाउंट, इन शॉर्ट अगर हमने लिखना था तो इन शॉर्ट हमने लिख दिया था इसकी नरेशन की, वाई का अकाउंट सेटल कर दिया, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अमाउंट रिसीव्ड इन कैश 2000, बैंक चेक 12,000 एंड डिस्काउंट अलाउड 100 एंड अकाउंट सेटल्ड फॉर रुपीज़ 14,100 ऑफ वाई। तो कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड नरेशन भी लिख सकते हैं, और इन शॉर्ट भी उसको मेंशन कर सकते हैं कि किस लिए आपने वो एंट्री पास की है। देन नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं 7 मई को बॉट मशीनरी फॉर ₹35,000 एंड पेड फ्रेट ₹3,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 2,000। तो हमने मशीनरी खरीदी है 35,000 की, उसके ऊपर हमने फ्रेट पे किया है, उसके ऊपर हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं लिखा हमने किससे परचेज़ की, उसका नाम नहीं है किससे परचेज़ की, तो दैट मीन्स कि हम ये मान के चलेंगे कि हमने जो है वो कैश में परचेज़ की है। क्या करेंगे, ये मान लेंगे कि वो मशीनरी जो हमने कैश में परचेज की है, ठीक है, सिंपल एक बात होगी। दूसरी बात, अब यहाँ पर जो मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी जो है वो एक एसेट है, और एसेट को एसेट के नाम से ही हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। मशीनरी जो है वो एक एसेट है, और उस एसेट को उसी एसेट के नाम से करते हैं, जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, लूज टूल्स हैं, तो जो एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, उनको उन्हीं के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। तो मशीनरी को हमने ख़रीदा है, और यहाँ पे नहीं बताया गया है किससे ख़रीदा है, और नहीं बोला गया कैश में क्रेडिट में, तो हम मान लेंगे कि ये जो है वो कैश में खरीदी गई है। तो मशीनरी और कैश, ठीक है। तो ये और जो साथ में आपको दिया गया है फ्रेट 3,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 2,000, तो इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, जब भी कोई एसेट परचेज करते हैं, जब भी कोई फिक्स्ड एसेट परचेज की जाएगी, आपने ध्यान रखना है इस बात को, जब भी कोई फिक्स्ड एसेट परचेज की जाएगी
तो जब तक वो जो है वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाती, क्या है, जब तक वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाती कि काम करने के लिए तैयार नहीं हो जाती वो एसेट, तो उससे पहले जो भी खर्चा उसके ऊपर किया गया है वो उसी एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि उसी एसेट के कॉस्ट का वो पार्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि वो मशीनरी 35,000 की तो आपने परचेज की, बट उसके ऊपर जो फ्रेट या इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे और मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। इन फ्रेट्स को, इंस्टॉलेशन चार्जेस को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 35,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000, तो 35 प्लस 3 38 प्लस 2 40,000। तो टोटल जो आपकी मशीनरी आपने खरीदी है उसको हम 40,000 की अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर कि आपने कोई भी एसेट परचेज की है, जब तक वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाती तो उससे पहले जो भी खर्चे किए गए हैं वो सभी खर्चे जो है उसकी कैपिटल, उस एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे और उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो ये जो है हम इसको अलग अलग नोट नहीं करेंगे कि फ्रेट हमने इतना पे किया, इंस्टॉलेशन हमने इतना पे किया, हम टोटल अमाउंट और ये जो टोटल है फ्रेट का, इंस्टॉलेशन चार्जेस का, वो भी मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। हाँ, वो अलग बात है कि जब आपकी मशीनरी वर्किंग कंडीशन में आ गई है, चल गई है, तो उसमें जो भी खर्चे हुए थे वो आपकी वर्किंग कंडीशन में आ गई। उसके बाद कभी मशीनरी में कोई रिपेयर, मेंटेनेंस है और कुछ खर्चे हैं तो उनको हम जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के उनको हम खर्चों को अलग से दिखाएंगे कि उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा है तो उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डालेंगे, उसको मशीनरी अकाउंट में आप जो है वो नहीं एंटर करेंगे। बट जब तक वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आई है तो उससे पहले वाले खर्चे जो है वो उसके एसेट के अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। तो टोटल हमारे पास जो है वो 40,000 की मशीनरी होगी यानी कि, और कैश हमने उसके लिए पे किया है, तो मशीनरी हमारे पास आ रही है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्योंकि मशीनरी एक एसेट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कैश आपके पास से जा रहा है तो कैश जा रहा है, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश को हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, दो अकाउंट्स आपके पास यहाँ पे आ गए हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट और दूसरा अकाउंट है टू कैश अकाउंट। टोटल अमाउंट 40,000 एंड 40,000। हाँ, नरेशन में आप थोड़ी डिटेल लिख सकते हैं, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹35,000 एंड पेड फ्रेट ₹3,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹2,000। कि हमने मशीनरी परचेज करी 35,000 की, उस पर हमने 3,000 फ्रेट पे किया, 2,000 जो है वो उस पर इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए, तो कुल मिला के मशीनरी की जो कॉस्ट बन गई है वो 40,000 और उस 40,000 के लिए हमने ये एंट्री पास कर दी। ठीक है। देन लास्ट एंट्री इसमें है, परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस कंप्राइजिंग ऑफ कैश, लैंड, फर्नीचर, स्टॉक, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो ये जो है वो हमारे पास कुछ सामान जो है, हमने कहने का मतलब कि हमने किसी का कोई बिजनेस जो है वो रनिंग बिजनेस खरीद लिया, तो उसमें कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो है वो हमारे पास आ गई हैं। उनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो है वो हमें मिल गई हैं। अब उनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ अगर हमें मिल गई हैं तो हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि इन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में से कौन सी चीज़ें जो है वो डेबिट में हैं, किनका डेबिट बैलेंस है और किनका क्रेडिट बैलेंस है। तो आपको मैंने बताया था जब आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताए थे तो उसमें बताया था कि कुछ एसेट्स जैसे जो हमारी एसेट्स हैं उन एसेट्स का जो बैलेंस है दैट इज़ डेबिट बैलेंस, और जो लाइबिलिटीज़ हैं उनका बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, जो एसेट्स हैं उनका बैलेंस डेबिट और लाइबिलिटीज़ का बैलेंस जो है वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी एसेट्स हैं। तो एसेट्स में कैश है, इसको डेबिट किया जाएगा। लैंड भी एसेट होती है, हमारी प्रॉपर्टी है, उसको भी डेबिट करेंगे। फर्नीचर भी हमारी एसेट है, उसको भी हम डेबिट करेंगे। स्टॉक, इन्वेंट्रीज, ये भी हमारी करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट का पार्ट है, तो इसको भी हम डेबिट करेंगे। क्रेडिटर्स, लेनदार, ये हमारी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी, इसको हम जो है वो क्रेडिट करेंगे। बिल्स पेबल, ये भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, इनको हम क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट वाली एंट्रीज डेबिट में, क्रेडिट वाली एंट्रीज क्रेडिट में। इसको हम कर लेते हैं, कैसे करना है। और जो बैलेंस बचेगा उसको हम जो है कैपिटल में, या फिर अगर देख लेते हैं, पहले एंट्रीज लिख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं, फिर उसके बैलेंस के बारे में बात करते हैं। तो ये बैलेंस को हमने कहाँ पर लिखना है, इसमें हमारे पास जो है वो कैश अकाउंट था, उसमें डेबिट बैलेंस आ गया। लैंड थी, फर्नीचर था, स्टॉक था। तो जो एसेट्स थी वो हमने लिख ली हैं यहाँ से, कैश, लैंड, फर्नीचर, स्टॉक। तो जो डेबिट वाली साइड्स की एसेट्स थी वो हमने यहाँ पे लिख ली हैं, कैश, लैंड, फर्नीचर एंड स्टॉक। जो भी उनकी अमाउंट थी 2,000, 4,000, 10,000 एंड 2,000, सेम अमाउंट, जिसकी जो अमाउंट थी वही उसके आपने सामने लिखनी है, आगे पीछे नहीं करनी है। तो कैश अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, और अमाउंट उनकी लिख दी है। अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो मैंने जो है वो सीधा ही शुरू कर दिया क्रेडिट वाली एंट्रीज, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एग्जाम में यहाँ पर एक या दो लाइन
छोड़ सकते हैं, उसके बाद आप जो है वो क्रेडिट वाली एंट्री शुरू करें इस तरह की एंट्रीज़ में। क्योंकि हो सकता है कई बार हम लिखते हुए कोई जो है वो अकाउंट्स आगे पीछे दिए हों, और हो सकता है कि हमसे कोई डेबिट का अकाउंट जो है वो लिखने से छूट जाए, तो आपको कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, या फिर आप उसको रफ में अपना पहले लिख लें कि रफ साइड में कि कौन से अकाउंट्स डेबिट वाले हैं, कौन से अकाउंट क्रेडिट वाले हैं, सभी कोई अकाउंट छूटा ना हो उसमें। और या फिर जब आप उसको उसमें फेयर ही में लिख रहे हैं तो यहाँ पर 1 या 2 लाइन छोड़ दें, ताकि जो है अगर कोई अकाउंट छूट गया तो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट साइड वाली एंट्री, क्रेडिट में हमारे पास क्रेडिटर्स थे और बिल्स पेबल्स थे, तो 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, 2 बिल्स पेबल अकाउंट। तो ये तो मैंने आपको शुरू में बताया हुआ है कि डेबिट अकाउंट के आगे आपने डेबिट लिखना होता है इस तरह से, और जो क्रेडिट वाली एंट्रीज हैं उसमें जो है वो आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ के शुरू करते हैं और उसको 2 से शुरू किया जाता है, और 2 और उसका अकाउंट का नाम आप लिखेंगे। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 8,000 एंड 5,000, 8,000 एंड 5,000, ये हमने जो है वो जो अमाउंट हमारे को दी हुई थी, जो भी बिजनेस हमने लिया था उसके बारे में हमने लिख लिया। अब आप देखें कि कैश प्लस लैंड प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक कितना हो गया, 4 + 2 6, 16 एंड 2 18। तो यहाँ पे हम इसका टोटल देख लेते हैं, 2 + 40 + 10 + 2 42, 52, 54,000 जो है यहाँ पर हमारे पास जो है वो डेबिट का टोटल हो गया। और क्रेडिट साइड का टोटल अगर हम देखते हैं तो 8 + 5 13,000 हो गया, और 54,000 में से अगर आप 13,000 माइनस करेंगे तो 41,000 जो है वो बैलेंस रह जाते हैं। यानी कि आपको डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 41,000 से और क्रेडिट करना पड़ेगा। और इन केस की क्रेडिट में हमारे पास कुछ बैलेंसिंग फिगर में बच जाता है, तो जो बैलेंस बचा है उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इन केस की डेबिट साइड क्रेडिट साइड में बैलेंस बच जाता है तो उसको हम बैलेंसिंग फिगर में जो है वो BF जो हमने लिखा है B.F. इसको कंप्लीट जो इसका नाम है दैट इज बैलेंसिंग फिगर, कि इसके बारे में हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट जो बैलेंस बचा है उसको हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इन केस की आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा होता है और डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, या तो उसको कैश में या फिर गुडविल में ट्रांसफर कर देते हैं। उसको किस में करेंगे, उसमें उसका जो बैलेंसिंग फिगर है उसको आप कैश में या गुडविल में, जनरली जो है उसको कैश में या गुडविल में उसको ट्रांसफ़र कर जाता है, डिपेंडिंग कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसको देखते हुए ध्यान में रखते हुए उसको यहाँ पर कैश में या गुडविल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस बचता है तो उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके जो है हमारे पास 41,000 जो है यहाँ पर बैलेंस बच गया। अब इसका जो टोटल करें अगर तो 41 + 13 54, और इसका भी टोटल जो है वो 54, हमारा डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच कर गया है। एंड दिस एंट्री इज पास फॉर द परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस कंप्राइजिंग द अबव एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, बैलेंसिंग फिगर बीइंग द कैपिटल ऑफ द ऑनर। कि हमने जो है वो एंट्रीज पास कर दी हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हमने खरीदी थी, और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हमने कैपिटल ऑफ द ऑनर मान लिया। इन केस कई बार आपके पास जो है क्वेश्चन में आ जाती है ओपनिंग एंट्री पास करने के लिए, तो ओपनिंग एंट्री में भी क्या है कि आपको कुछ ओपनिंग बैलेंसेस दिए होते हैं, उस ओपनिंग बैलेंस में भी आपने इसी तरह से करना है कि जो डेबिट वाले अकाउंट्स हैं उनको डेबिट में कि देख लें कि ओपनिंग बैलेंस किस किस के दिए हुए हैं, तो उसमें से डेबिट वाले कौन से हैं, जो एसेट्स हैं उनके डेबिट बैलेंस है, और जो लाइबिलिटीज़ हैं उनके क्रेडिट बैलेंस है, और उस डेबिट और क्रेडिट के बेसिस पर वो ओपनिंग एंट्री भी सिमिलर वे में जो है वो पास की जाती है। ठीक है, साथ ही कुछ 2-3 ट्रांजेक्शन्स और हैं हमारे पास, वो कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ ए की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने 2-3 ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है। तो इसको 2 जनवरी 2021 को कहा गया, दीनानाथ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 40 पैसा इन अ रुपी रिसीव्ड बैलेंस अमाउंट ₹10,000 की। क्या कह रहा है कि दीनानाथ जो कोई पर्सन होगा वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है और उससे 40 पैसा इन अ रुपी इज़ रिसीव्ड की, यानी कि 1 रुपये में से 40 पैसे ही रिसीव हो पाए हैं, और उसकी जो बैलेंस अमाउंट थी वो 10,000 रुपीज़ की थी। ठीक है, उससे 10,000 हमने लेने थे, बैलेंस उसका 10,000 का था, बट वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। उसके दिवालिया होने की वजह से जो है वो हमें 1 रुपये में से सिर्फ 40 पैसे ही मिल पाए। 1 रुपये में से 40 पैसे यानी कि 40% हमें मिल पाया है, और 60% का हमारा नुकसान हो गया। तो अब इसमें जो है वो आपके पास कौन कौन से अकाउंट्स जो है वो आइडेंटिफाई होंगे, कौन कौन से अकाउंट्स होंगे। एक तो क्या है कि आपने
जो बैलेंस किससे मिलना था, दीनानाथ से मिलना था। तो अकाउंट की सेटलमेंट किसकी होनी है, दीनानाथ की। और एक अकाउंट हो गया आपका दीनानाथ का। दूसरा अकाउंट हो गया आपको जो 40 पैसा यानी कि 1 रुपये में से 40 पैसा जो आपको कैश मिल गया। कैश के बारे में नहीं कहा तो हम यही मान के चलेंगे कि हमें वो कैश मिल गया। तो कैश हमें मिल गया, एक अकाउंट आपका कैश का हो गया। तो कैश मिला है आपको 40 पैसा इन अ रुपी, दैट मीन्स 40%। और 10,000 का 40% जो है अगर आप निकालेंगे नोटबुक पे, जैसे मैंने बताया था अगर आपने साथ साथ नोटबुक पेन रखना है अपने पास, तो 10,000 का 40% यानी कि 4,000 रुपीज़ आपको जो है वो कैश मिल गया। बट आपने लेना कितना था, 10,000। अब आपको मिला सिर्फ 4,000, बाकी कितना बचा, 6,000। तो ये 6,000 आपने अपनी मर्जी से उसको छूट नहीं दी थी, ऐसा था ना। जैसे हमने पिछली ट्रांजेक्शन्स की थी तो उसमें क्या था कि जो बैलेंस था उसको हमने डिस्काउंट के अकाउंट में डाला था। तो डिस्काउंट की हमें जो है जी डिस्काउंट दिया हमने उसको इतना, और बाकी की अकाउंट जो है वो सेटल कर लिया, अपनी मर्जी से नहीं दिया। अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, जिसकी वजह से सिर्फ हमें जो है वो 10,000 में से 4,000 ही रिकवर हो पा रहे हैं। 6,000 का हमारा जो है वो पैसा अब वापस नहीं मिलेगा। और जो इस तरह का उधार जो है वो वापस नहीं मिलने वाला होता है, जो डूब जाता है, डूबत ऋण जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज बैड डेट्स। उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बैड डेट्स के नाम से। क्योंकि आपने जो है वो 10,000 रुपये लेने थे, 10,000 की जगह सिर्फ आपको 4,000 रुपये मिले हैं, तो 6,000 क्योंकि बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, वो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, वो आपके बैड डेट्स के अकाउंट में चले जाएंगे। मतलब अब उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम बैड डेट्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमारे पास अब 3 अकाउंट्स हो गए, एक हो गया दीनानाथ का, एक हो गया कैश का, और एक हो गया आपके पास बैड डेट्स का। अब आपने देखना है कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो कैश डेबिट वर्ड कम्स इन, क्योंकि उसने पेमेंट आपको की है तो कैश आपके पास आ रहा है, कैश को आप डेबिट करेंगे। सेकंड जो बैड डेट्स, जो नुकसान हो गया ना, बैड डेट्स आपके पैसा जो है वो 6,000 रुपये आपको नहीं मिलने, जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिलेंगे, तो नुकसान हो गया आपका। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जो नुकसान है उसके लिए नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जो भी एक्सपेंस जो लॉस हुआ है उसको हमने डेबिट करना है, यानी कि 6,000 रुपीज़ को हमने जो है वो क्या करना है, बैड डेट्स के नाम से जो है वो डेबिट करना है। और दीनानाथ का अकाउंट कितने अमाउंट से सेटल हो जाना है, उसका अकाउंट जो है वो 10,000 अमाउंट से जो है वो सेटल हो जाएगा, बिकॉज दीनानाथ इज द गिवर ऑफ द अमाउंट, कि दीनानाथ ने वो अमाउंट पे करनी है। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट 4,000 जो हमें कैश में मिल गया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 6,000 जो हमारा नुकसान हो गया, जो हमारी रिकवरी नहीं हो पाएगी, एंड 2 दीनानाथ अकाउंट हु इज़ द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, दीनानाथ अकाउंट 10,000 रुपीज़, बीइंग 60% अमाउंट रिसीव्ड एंड 40% बैलेंस। यहाँ पे अपोजिट हो गया आपका, तो यहाँ पर बीइंग 40% अमाउंट रिसीव्ड एंड 60% बैलेंस रिटर्न ऑफ। आपने जो है वो 40% अमाउंट उसकी रिसीव कर ली, कैश अकाउंट में आ गया, और 60% बैलेंस जो है वो रिटर्न ऑफ कर दिया। एंट्री जो है वो कंप्लीट होगी, उसके बाद आपने ये सिंगल लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ कर देनी। तो ये कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग वाली वीडियोज़ हैं उसमें मैंने बता दिया कि एंट्री को किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से वो एंट्री कंप्लीट की जाती है। बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी टिपिकल एंट्रीज बता रहा हूँ कि किस तरह से उनकी रिकॉर्डिंग जो है हम अपने जर्नल में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो एंट्री है हमारे पास, ये आपको बैड डेट्स की किस तरह की एंट्री की जाती है बैड डेट्स की, तो उसके बारे में था। नेक्स्ट जो एंट्री है, गेव अवे रुपी एज चैरिटी कैश ₹101 एंड गुड्स ₹101, कि 101 रुपये आपने जो है चैरिटी का मतलब होता है दान दिया आपने, कैश दिया 101 रुपये का, गुड्स दिए 101 रुपये के। तो कैश का तो सिंपल क्लियर है कि आपने कैश पे किया, और चैरिटी को हम चैरिटी के अकाउंट से लिख देंगे। चैरिटी अकाउंट जो है वो एक खर्चा है आपका, तो चैरिटी हो गया आपका, एक कैश हो गया, और तीसरा अकाउंट जो है वो गुड्स का है। गुड्स आपने दिए एज चैरिटी, दान के तौर पे दिए हैं। तो ये एंट्री इस तरह की हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था फ्री सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करना था, या लॉस बाय फायर के टाइम पे था, वो आपका सामान नुकसान हो गया था, उसकी कोई रिकवरी नहीं होनी थी। तो जब आपने गुड्स को एज चैरिटी दिया है तो उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, सामान आपके पास से जा रहा है बट उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आप उसको सेल्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बट आप क्या करेंगे, उसके नाम पर आप अपनी परचेजेस को कम कर देते हैं। जनरली हम परचेजेस को डेबिट करते हैं जब सामान खरीदा जाता है, बट अब यहाँ पे हमने परचेज के बैलेंस को कम करना है, तो इस गुड्स को परचेज के नाम से जो है वो हम क्रेडिट कर देंगे, ताकि हमारा परचेज का बैलेंस जो है वो उतना कम हो जाए। तो 3 अकाउंट हो गया आपके पास, एक चैरिटी का, दूसरा कैश का, और तीसरा परचेज का। तो चैरिटी जो है वो आपका एक्सपेंस है, खर्चा है, तो उसको आप क्या करेंगे, चैरिटी को आप डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश आपके पास से जा रहा है, रियल अकाउंट है,
क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसको आपको कैश को क्रेडिट करना है। गुड्स के बारे में मैंने बताई दिया अभी कि परचेजेस के नाम से उसका बैलेंस रिवर्स करने के लिए, कम करने के लिए, क्योंकि गुड्स आपके पास से जा रहे हैं तो आप उसको सेल्स नहीं कह सकते, बट हाँ आप उसके नाम पे अपनी परचेजेस कम करेंगे और परचेज को कम करने के लिए परचेज के बैलेंस को क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, चैरिटी अकाउंट डेबिट 202 रुपीज़ टोटल, 101 रुपीज़ एज कैश, 101 रुपीज़ एज गुड्स। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, डेबिट का एक अकाउंट है, क्रेडिट के हमारे पास है टू कैश अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट। तो कैश के तौर पे हमने 101 रुपये, परचेजेस के तौर पे जो है यानी कि गुड्स के तौर पे 101 रुपये, बीइंग द कैश एंड गुड्स गिवन एज चैरिटी की हमने जो है वो कैश और गुड्स जो है वो चैरिटी के तौर पे दिया, लाइन आपने लगा दी, जो एंट्री आपकी कंप्लीट होगी। एंड लास्ट एंट्री एक और कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था तो इसमें क्या नया है, तो सोल्ड गुड्स टू एकनाथ फॉर कैश लिस्ट प्राइस, यहाँ पे कैश लिस्ट प्राइस इज 4500, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%। तो एकनाथ को आपने गुड्स सेल किए हैं कैश में, यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए था वैसे, तो गुड्स सोल्ड टू एकनाथ फॉर कैश, कैश के लिए आपने उसको पे किए हैं और कैश में आपने उसको सामान जो है वो बेच दिया है। सोल्ड गुड्स टू एकनाथ फॉर कैश, कैश के बदले में आपने सामान बेच दिया है। और इसमें क्या है कि लिस्ट प्राइस जो है वो 4500 का है, जो उसका लिस्ट प्राइस है वो 4500 का है, यानी कि जो उस पर प्रिंटेड जो रेट है दैट इज़ 4500, उस पर ट्रेड डिस्काउंट 10% का है और कैश डिस्काउंट 2% का है। ठीक है, तो जब मैंने आपको कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बताया था तब आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट जनरली जितने भी कस्टमर्स हैं सभी कस्टमर्स को वो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, और इस ट्रेड डिस्काउंट को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ध्यान रखना आपने कि ट्रेड डिस्काउंट को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमें किसका रिकॉर्ड रखना है, हमें अपने कैश डिस्काउंट का रिकॉर्ड रखना है। तो सामान का जो प्राइस था उसका जो लिस्ट प्राइस है वो 4500 है, 4500 ये जो आपका लिस्ट प्राइस है, इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट सभी कस्टमर्स को मिलता है, तो उसको ट्रेड डिस्काउंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ कैश डिस्काउंट को हमने रिकॉर्ड करना है। तो 4500 माइनस 10%, 4500 का 10% हो गया 450, 450 माइनस करने के बाद आपके पास बचेंगे 4050। तो 4050 के हिसाब से जो है वो आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो जो सेल्स है हम कितने अमाउंट की रिकॉर्ड करेंगे, 4050 रुपीज़ के हिसाब से, ना कि जो है हम 4500 के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। हम कहेंगे कि हमने जो है वो कितने की है, 4050 की है, क्योंकि 4500 में से आपने क्या करना है, आप माइनस करके देख सकते हैं। 4500 में से उसका 10% जो ट्रेड डिस्काउंट है वो माइनस किया 450, तो दैट मीन्स आपके पास बच गए 4050। तो 4050 उस पर 2% का कैश डिस्काउंट को हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। तो 4050 का 4050 उसका 2% यानी कि 81 रुपीज़ जो है वो कैश डिस्काउंट आपने उसको दिया है, बाकी की अमाउंट बैलेंस जो है वो आपको कैश के तौर पे मिल गई है। तो 3 अकाउंट्स आ गए हैं आपके यहाँ पे, क्योंकि कैश में आपने बेचा है तो कैश अकाउंट हो गया एक। दूसरा आपके पास जो है वो डिस्काउंट आपने दिया है, कैश डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि आपने उसको डिस्काउंट दिया है, सामान जितने का बनता था उससे कम में आपने उसको सामान दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस हो गया आपका। और सामान आपने बेचा है तो सामान जो आपके पास गया तो उसको हम सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ट्रांजेक्शन आपकी बन जाएगी, कैश को आपने डेबिट करना है, जब आप सामान बेच रहे हैं कैश आपके पास आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट आपने दिया है, खर्चा हुआ है आपका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, देन टू सेल्स अकाउंट। सेल्स जो है वो क्रेडिट की जाएगी, गुड्स आपके पास से जा रहे हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बट उसको उसके नाम से, गुड्स को हमने किसके नाम से लिखना है, जब बेचना है तो सेल्स के नाम से उसको रिकॉर्ड करना है, जब खरीदेंगे तो परचेज के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स में हमारे पास 4050, उसमें से 2% डिस्काउंट दिया 81 रुपीज़, तो 4050 माइनस 81, अब आपके पास जो है वो कैश इतने रुपये 3969 जो है वो बैलेंस अमाउंट आपके पास जो है वो कैश के तौर पर वापस आ जाएगी। और ये एंट्री हमने किस लिए पास की है, बीइंग गुड्स वर्थ रुपीज़ 4500 के थे, आर सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट था उसके ऊपर, तो 4500 को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना है, 10% ट्रेड डिस्काउंट को भी हमने रिकॉर्ड नहीं करना है, हमने किसको करना है कि 4050। तो 4050 जो है वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट है वो आप यहाँ पे लेंगे, एंड 2% जो कैश डिस्काउंट है उसकी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करनी है, वो उनको दिया जाता है जो कैश में पेमेंट कर रहे होते हैं। तो ये थी हमारे पास कुछ एंट्रीज जिनको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने रिकॉर्ड किया आज।
आई थिंक कि मैक्सिमम चीज़ें आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, और अगर फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जो है उसके बारे में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।